हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सबको याद है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने इसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी और हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन करी थी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ तक हम कर चुके थे पॉलीसेक्राइड्स तक। आज हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स को थोड़ा डीप में। अब जो मोनोसेक्राइड्स जो हैं, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, के जब हाइड्रोलिसिस करी जाती है कार्बोहाइड्रेट की तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट है मोनोसेक्राइड, सेकंड है ओलिगोसेक्राइड, थर्ड वन है पॉलीसेक्राइड्स। तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं ये फर्दर जो है सिंपलर यूनिट्स में टूटते नहीं हैं, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और राइबोज हो गया, ये हैं मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल। फिर है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं मतलब ओलिगो में सारे आ जाते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड से लेके हम कहते हैं कि जो 10 यूनिट तक टूट सकते हैं। जो एटलीस्ट 10 यूनिट्स तक टूट सकते हैं। ठीक है, इसमें आ गया जैसे कि हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज 2 यूनिट में टूटता है। जैसे सुक्रोज को जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में टूटता है। जब माल्टोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल देता है ग्लूकोज के देता है। फिर आ गया हमारे पास पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं जो हमारे स्टार्च होते हैं, जो हमारे सेलुलोज हैं, ग्लाइकोजन हैं, गम्स हैं, एट्सेट्रा, सब कैसे हैं, पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। तो ये किया था हमने लास्ट क्लास में। फिर आ गया हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them. मोनोसेक्राइड्स को कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, किसमें कार्बन एटम का नंबर कितना है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप में हम देखते हैं कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टेबल दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कार्बन एटम जनरल टर्म के कितने कार्बन एटम हैं, उसके लिए कौन सी जनरल टर्म यूज़ होगी। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे। सपोज़ कीजिए कि कार्बन एटम का नंबर 3 है। 3 के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करने के लिए, हम यूज़ करते हैं ट्रायोस। और अब अगर इसमें स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड तो हम बोलेंगे एल्डोट्रायोज, और अगर स्पेसिफिक ग्रुप है कीटोन तो हम बोलेंगे कीटोट्रायोज। वैसे ही अगर 4 है, 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रोज। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोज और अगर कीटोन है तो कीटोटेट्रोज। 5 है तो पेंटोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 कार्बन है तो एल्डोपेंटोज, और अगर 5 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोपेंटोज। अगर 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोज, उसी तरीके से एल्डोहेक्सोज या फिर कीटोहेक्सोज। 7 है तो हेप्टोज, एल्डोहेप्टोज या फिर कीटोहेप्टोज। तो ये थी मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप।